तो नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस किसी भी एलपीपी के कितने होंगे ये अपन ने पढ़ा है। अभी बेसिक सॉल्यूशन का पूरा कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट किया है। आज अपन एक नया कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे सिंप्लेक्स मेथड का, लेकिन उससे पहले बेसिक सॉल्यूशन की एक दो चीज़ें और मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। जैसे अपन कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही कम समय में अपने को करने होते हैं, तो कई बार आपसे एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया और आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कितने डिजनरेट बेसिक सॉल्यूशन होंगे और कितने नॉन डिजनरेट बेसिक सॉल्यूशन होंगे या कितने बेसिक सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, ये अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसको किस तरह से कर सकते हैं ये अपन इसमें देखेंगे। तो इसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ है कि अगर कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको दिया हुआ है तो उसका सॉल्यूशन अपन किस तरह से देख सकते हैं। एक छोटी छोटी सी चीज़ें इसके अंदर है। जैसे एक क्वेश्चन में लिखूं, सपोज ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है 13x प्लस 52y इक्वल टू 26 और 27x प्लस 78y और इक्वल टू सपोज 39। सपोज ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के आपके डिफरेंट वेज हो सकते हैं। आप ये कर सकते हो कि भाई कोफिशिएंट को सेम करें, इसको अपन सोल्व कर लें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ इस तरह की परिस्थितियां बनती है कि उनमें क्वेश्चन डायरेक्ट आपका सोल्व हो जाता है। वो किस तरह से, अपन क्या करते हैं, रेशियो देखते हैं। यहाँ x के कोफिशिएंट का रेशियो अगर देखें अपन, तो यहाँ तो क्या आ रहा है 13/27। यहाँ पर अगर अपन रेशियो देखें 52/72 करें तो 26 से डिवाइड हो रहा है। 26 2 जा क्या आ रहा है 52 और 26 3 जा क्या आएगा 78। ठीक है, और जब यहां पर अपन रेशियो देखें बी वाले कॉलम का तो इसका क्या आ रहा है 13 से डिवाइड करें 13 2 जा 26 और 13 3 जा, तो इन दोनों का रेशियो क्या आ रहा है सेम आ रहा है। इन दोनों का रेशियो क्या आ रहा है सेम आ रहा है। अगर इन दोनों का रेशियो सेम आ रहा है तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आप देखोगे कि x इक्वल टू आपका क्या बनेगा 0 बनेगा। ठीक है, y वाला रेशियो b वाले रेशियो के सेम आ रहा है, तो यहां पर इसके अलावा जो वेरिएबल बन गया x, जब इसको x के साथ आप करोगे उस केस में ये क्या बनने वाला है 0 बनने वाला है। ठीक है, तो x इक्वल टू तो 0 आ गया। x इक्वल टू 0 किसी भी एक इक्वेशन में अपन रख सकते हैं। तो जैसे पहले वाले इक्वेशन में रखूं मैं तो y इक्वल टू किसके आ जाएगा, x तो 0 रख दिया तो y इक्वल टू 26/52 यानी कि 1/2, y इक्वल टू 1/2। तो इस तरह से आप डायरेक्ट भी सॉल्यूशन देख सकते हैं अगर रेशियो अपना इस तरह से आ रहा है अपने पास उस केस में। जैसे एक और प्रॉब्लम अगर मैं इसमें लिखूं, इसको अगर मैं चेंज करके लिखूं, इस तरह से लिख दिया मैंने 52x, दूसरा जो क्वेश्चन है 52x प्लस 13y इक्वल टू 26 और 78x प्लस 27y इक्वल टू 39। सपोज इस तरह से मैंने लिख दिया। अब जब यहां पर आप रेशियो देखोगे तो यहां पर रेशियो क्या बना अपना 2/3। यहां पर अगर मैं रेशियो देखूं तो क्या बन रहा है यहाँ पर 13/27, ये तो डिफरेंट है। यहां पर रेशियो देखें तो 2/3। अब 2/3 किसका बन रहा है x का, तो x का अगर 2/3 है तो y 0 हो गया, y इक्वल टू 0, और y की वैल्यू जब आप 0 लिखोगे तो x इक्वल टू किसके आ गया अपना 1/2। तो यहां से आपका सॉल्यूशन मिल गया, x इक्वल टू किसके आ गया 1/2 के और y इक्वल टू किसके आ गया 0 के। ठीक है, तो इस तरह से अगर रेशियो सेम आ रहा है जिस क्वांटिटी का, ठीक है, जैसे यहां पर रेशियो किसका सेम आ रहा है y का, तो x 0 हो जाएगा। अगर रेशियो x का b वाले कॉलम के साथ सेम आ रहा है उस केस में y इक्वल टू किसके हो जाएगा 0 के। ठीक है, इसी तरह से जैसे एक प्रॉब्लम और मैं यहां पर लिखना चाहूं, एक प्रॉब्लम और, सपोज ये मैं लिखूं 5x प्लस 13y प्लस 52z इक्वल टू सपोज 26, 7x प्लस 27y प्लस 78z इक्वल टू सपोज 39 और 12x प्लस 26y प्लस 104z
इक्वल टू 52। सपोज ये प्रॉब्लम आपको दे रखी है और इसको इसी तरह से आपको सोल्व करना है, तो किस तरह से आप कर सकते हैं? तो ये प्रॉब्लम अगर इस फॉर्म में आपको दे रखी है तो अब 3 के रेशियो करोगे आप। इसका रेशियो क्या आ रहा है अपना, देखो 5, 7 और 12। ठीक है, रेशियो अपने को यहां देखना है बी के साथ, तो बी के साथ सेम रेशियो किसका आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने को देखना है। तो बी के साथ सेम रेशियो किसका आ रहा है, बी का रेशियो क्या बन रहा है, देखो 26, 39, 52। तो 13 2 जा 26, 13 3 जा 39 और 13 4 जा 52। ये रेशियो आप यहां पर चेक करोगे तो यहां पर तो 5, 7, 12 इसमें तो नहीं आ रहा ये रेशियो। सेकंड में देखें 13, 27, 26 यहां पर भी नहीं मिल रहा है। यहां पर देखें 52 तो 26 से डिवाइड हो रहा है, देखो 52, 26 2 जा और ये हो गया 26 3 जा और ये हो गया 26 4 जा। तो ये रेशियो आपका सेम आ रहा है, जेड वाला रेशियो। जेड वाला रेशियो क्या आ रहा है, सेम। इसका मतलब क्या हुआ, x और y क्या हो गया आपके 0। तो यहां से क्या लिख सकते हो आप, x इक्वल टू वाई इक्वल टू तो क्या हो गया 0, और अब z की वैल्यू आप निकाल सकते हो। z x और y अगर 0 रखूं मैं तो 52 z इक्वल टू 26, तो z इक्वल टू किसके आ गया 1/2 के। तो इस तरह से आप डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू किसके आ गया मेरे पास 1/2 के। तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसकी सहायता से एक चीज और आप देख सकते हो, जैसे मैं एक प्रॉब्लम और ले रहा हूं इसमें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अगर क्वेश्चन में इस तरह से लिखूं 6x प्लस 13y प्लस 52z इक्वल टू 26, 9x प्लस 27y प्लस 78z इक्वल टू 39 और 12x प्लस 19y प्लस 104z इक्वल टू सपोज 52। ये आपको दिया हुआ है प्रॉब्लम, और इसके लिए आपसे पूछ रहा है कि इसके लिए सॉल्यूशंस क्या बनेंगे। ठीक है, तो मैं देखो इसमें यहाँ पर रेशियो तो 13 से डिवाइड हो रहा है, तो 2, 3 और 4 ये रेशियो आ गया। फर्स्ट वाले में देखें तो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, ये भी सेम आ रहा है। फिर इसमें देखें तो ये तो अलग आ रहा है, इसमें ये 26 से डिवाइड हो रहा है, तो 2, 3 और 4, तो 2 सेम आ गए यहाँ पर। तो 2 अगर सेम आ गए रेशियो बी के, उस केस में इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यहां पर होंगे, क्योंकि यहां पर 2 रेशियो आपके क्या हो गए, सेम हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अब मैं यहां पर आता हूं कि जो बेसिक सॉल्यूशंस हैं, बेसिक सॉल्यूशन जो अपन ने पढ़े हैं, उसमें डिजनरेट बेसिक सॉल्यूशन और नॉन डिजनरेट बेसिक सॉल्यूशन, 2 तरह के सॉल्यूशंस हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो उसका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां पर अपन करेंगे कि उनकी डायरेक्ट काउंटिंग बिना सॉल्यूशंस फाइंड किए। ठीक है, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन फाइंड करने का प्रोसीजर आप देख रहे हो, लंबा प्रोसीजर है। x1 x2 को आपने 0 लिया, x3 x4 निकाला, x1 के साथ x3 को 0 लिया, फिर x2 x4 निकाला। इस तरह से एक लंबा प्रोसीजर से आपको गुजरना पड़ता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम के अंदर कि एक प्रॉब्लम आपको दे रखी है और आपसे ये पूछ लिया जाए कि इस प्रॉब्लम के कितने डिजनरेट बेसिक सॉल्यूशन होंगे, या आपसे ये पूछ लिया जाए कि इस प्रॉब्लम के कितने नॉन डिजनरेट बेसिक सॉल्यूशन होंगे, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस प्रॉब्लम के कितने बेसिक सॉल्यूशन होंगे, तो नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस और डिजनरेट बेसिक सॉल्यूशन, नॉन डिजनरेट बेसिक सॉल्यूशन कितने कितने होंगे, ये सारी चीजें अपन अब देख रहे हैं। 1-2 प्रॉब्लम और ले रहे हैं, फिर अपन सिंप्लेक्स मेथड की तरफ मूव करेंगे। तो लिखेंगे काउंटिंग, किस तरह से अपन काउंट करते हैं, काउंटिंग। एक एग्जांपल से ही मैं आपको इसको समझा देता हूं। और काउंटिंग करने से पहले एक चीज आपको ध्यान रहे, नंबर ऑफ ये प्रॉब्लम, ये फॉर्मूला एक तरह से समझो, नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस इक्वल टू किसके होगा, नंबर ऑफ डिजनरेट बेसिक सॉल्यूशंस और प्लस नंबर ऑफ नॉन डिजनरेट
नॉन डिजनरेट बेसिक सॉल्यूशंस। तो ये रिजल्ट अपन काम में लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो बेसिक सॉल्यूशन है उसकी दो कैटेगरी होती है, एक तो डिजनरेट बेसिक सॉल्यूशन और दूसरा क्या होता है, नॉन डिजनरेट बेसिक सॉल्यूशंस। तो नॉन डिजनरेट और डिजनरेट बेसिक सॉल्यूशंस का जो नंबर है उसको अगर ऐड करें तो वो फिर क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस। यानी कि आपको अगर पता चल जाए कि इनमें से दो चीजें आपके पास हैं तो तीसरी चीज आप निकाल सकते हो, तीसरी क्वांटिटी। अब इसके लिए मैं एक प्रॉब्लम ले रहा हूं, प्रॉब्लम क्वेश्चन। सपोज ये प्रॉब्लम दी हुई है आपको, 3x1 प्लस 2x2 प्लस x3 और प्लस 4x4 इक्वल टू सपोज 6, ये दिया हुआ है। 6x1 प्लस x2 प्लस x3 और प्लस x4 इक्वल टू सपोज 12, ये आपको दे रखा है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। और आपसे अगर ये पूछ लिया कि इसके कितने बेसिक सॉल्यूशन होंगे, उनमें से डिजनरेट कितने होंगे और उनमें से नॉन डिजनरेट बेसिक सॉल्यूशन कितने होंगे, ठीक है। ये तो एक चीज तो यहां से आपकी क्लियर है, नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस। तो बेसिक सॉल्यूशन तो कितने होंगे, देखो आप इस तरह से कर सकते हो, आप x1 के साथ x2 को लेंगे, ठीक है। आप रेशियो देखोगे ना सभी का, इसका रेशियो क्या आ रहा है आपका 1 और 3 2 6 1 2, इसका क्या आ रहा है 2 1, इसका क्या आ रहा है 1 1, इसका क्या आ रहा है 4 1 और इसका रेशियो क्या आ रहा है 1 2 1 2। तो बेसिक सॉल्यूशन जब आप बनाते हो तो बेसिक सॉल्यूशन में तो जो भी बेसिक मैट्रिक्स कितनी बन जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। तो कोई भी रेशियो सेम नहीं आ रहा है इसमें LHS वाला, ठीक है। तो इसके साथ जब पहले x1 के साथ x2 को लोगे तो नॉन डिटरमिनेंट कैसी आएगी, नॉन जीरो, क्योंकि रेशियो डिफरेंट आ रहा है। रेशियो अगर सेम आ जाता तब डिटरमिनेंट क्या आ जाती, जीरो बन जाती। उस केस में आपको बेसिक सॉल्यूशन ही नहीं मिलता, क्योंकि डिटरमिनेंट जीरो बन गई तो फिर उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते आप। उस केस में अपने को क्या नहीं मिलता, बेसिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर बेसिक सॉल्यूशन x1 को x2 के साथ लेंगे, पहला हो गया, x1 को x3 के साथ लेंगे, दूसरा हो गया, x1 को x4 के साथ लेंगे, तीसरा हो गया, फिर x2 को x3 के साथ लिया 4, फिर x2 को x4 के साथ लिया तो 5 और फिर x3 को x4 के साथ लिया तो 6। तो टोटल नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस कितने होंगे, यहाँ पर 6 होंगे। और ये आपको पता है कि अधिकतम कितने मिल सकते थे, 4c2, अधिकतम कितने मिलेंगे 4c2, यानी कि 6 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में पूरे 6 मिलेंगे आपको, क्योंकि कोई भी डिटरमिनेंट यहां पर क्या नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा। अगर डिटरमिनेंट जीरो आ जाता, सपोज 1 2 यहां रेशियो और 1 2 यहां पर होता, तो x1 के साथ जब x2 को आप लेते तो वहां डिटरमिनेंट जीरो बन जाता। उस केस में फिर क्या बनता, अपना एक बेसिक सॉल्यूशन कम हो जाता, ठीक है। यानी कि 6 की बजाय कितने बेसिक सॉल्यूशन हो जाते, 5 हो जाते। तो नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन तो कितने हैं, यहाँ पर 6 है। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ डिजनरेट बेसिक सॉल्यूशंस। अब ये इंपॉर्टेंट है कि डिजनरेट बेसिक सॉल्यूशन कितने होंगे, बिना कैलकुलेट किए आप बता सकते हो डिजनरेट बेसिक सॉल्यूशन कितने होंगे, ये अपन बिना किसी भी कैलकुलेशन के यहां पर बता पाएंगे। कैसे बता पाएंगे, देखो एक बार के लिए जो रेशियो सेम है उसी को मैं रख रहा हूं। तो ये रेशियो तो डिफरेंट आ रहे हैं, बी के साथ सेम रेशियो किसका आ रहा है, x1 का, इसका, ठीक है। अब x1 के साथ कौन कौन से सॉल्यूशन बनेंगे, x1 के साथ जब x2 को लोगे, अब ध्यान देना, अभी जो मैंने पहले आपको बताया था, ये दोनों तो क्या हो गए, सेम हो गए, ठीक है, सेम रेशियो आ रहा है। बी के एज इट इज रेशियो किसका आ रहा है, x1 वाले कॉलम का, ठीक है। इसका मतलब x1 वाले कॉलम के साथ जब x2 को लिखोगे आप तो x2 की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। भाई जिसका रेशियो सेम आ रहा है उसी की कुछ वैल्यू निकलेगी, बाकी दूसरे वेरिएबल क्या बनेंगे, जीरो। इसी तरह से x1 वाले के साथ जब आप x2 x3 को लेंगे तो भी x3 की वैल्यू क्या बनेगी, जीरो। और x1 के साथ जब x4 वाले को आप लोगे तो x4 की वैल्यू क्या बनेगी, जीरो। यानी कि इस केस में आपका जो बेसिक वेरिएबल है वो क्या बन रहे हैं, जीरो, ठीक है। एक बार x1 के साथ x2 को लोगे तो x2 जीरो हो जाएगा, x1 के साथ x3 को लिए तो x3 जीरो, x1 के साथ x4 को लेंगे तो x4 जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 सॉल्यूशन आपके कैसे हो गए, डिजनरेट। नंबर ऑफ डिजनरेट बेसिक सॉल्यूशन कितने हो गए, 3।
क्योंकि बाकी तो रेशियो है ही नहीं, बाकी का तो केवल एक के साथ आपने देख लिए। और नंबर ऑफ नॉन डिजेनरेट बेसिक सॉल्यूशंस। तो नॉन डिजेनरेट बेसिक सॉल्यूशंस कितने बनेंगे आपके? नॉन डिजेनरेट बेसिक सॉल्यूशंस, अभी ऊपर वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, बेसिक सॉल्यूशंस में से डिजेनरेट को निकाल दो आप, यानी कि 6 - 3 यानी कि 3। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस तो अपने कितने बन रहे हैं? 6। उसमें से 3 तो क्या होगे? डिजेनरेट, और 3 इसमें से क्या होगे? नॉन डिजेनरेट बेसिक सॉल्यूशंस। क्लियर? इसके बाद एक प्रॉब्लम और है, इसी तरह से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो बड़ी आसानी से आप देख सकते हो, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरह का प्रॉब्लम आपको दे दी जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ कितने डिजेनरेट बनेंगे। ठीक है, तो आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट इस तरह से बता सकते हैं कि कितने डिजेनरेट सॉल्यूशंस वहां पर बनेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन लें, 3x1 प्लस 2x2 प्लस x3 प्लस 4x4 इक्वल टू 6 और 6x1 प्लस x2 प्लस x3 और प्लस 8x4 इक्वल टू 12। सपोज ये प्रॉब्लम आपको दे रखी है और इसमें आपसे पूछ रहा है कि कितने बेसिक सॉल्यूशन होंगे, इसमें कितने डिजेनरेट होंगे और कितने नॉन डिजेनरेट होंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन? नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस इक्वल टू, उसके बाद डिजेनरेट कितने होंगे? डिजेनरेट बेसिक सॉल्यूशंस, इसका नंबर इक्वल टू, और फिर नॉन डिजेनरेट बेसिक सॉल्यूशंस कितने होंगे, उनका अपने को क्या देखना है? नंबर देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रेशियो देखता हूं, इधर वाले का बी का रेशियो क्या आ रहा है? 1 2। ठीक है, 6 का 12 के साथ देखेंगे तो 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, 1 2। अब फर्स्ट वाले कॉलम का देखें तो 1 2 आ गया, सेम आ रहा है। सेकंड का डिफरेंट आ रहा है, थर्ड का 1 1 डिफरेंट आ रहा है, फोर्थ का देखें तो इसका भी क्या आ रहा है? 1 2 आ रहा है। अब आप ध्यान देना, सबसे पहले तो बेसिक सॉल्यूशन देखना है। बेसिक सॉल्यूशन देख रहे हो तो दो कॉलम इसमें बन रहे हैं, एक तो x1 वाला और एक x4 वाला, इन दोनों का रेशियो सेम आ रहा है। यानी इस केस में जो डिटरमिनेंट बनेगी, उस डिटरमिनेंट का या जो मैट्रिक्स बनेगी, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का रेशियो सेम है। भाई मैट्रिक्स जो बनाओगे 3 6 4 8, ठीक है, तो पहले कॉलम में से 3 बार, दूसरे में से 4 बार, तो सेम बन गए दोनों कॉलम, यानी डिटरमिनेंट क्या हो गया? 0। तो यानी कि x1 के साथ जब आप x4 को लोगे तो आपको बेसिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। x1 के साथ जब अपन किसको लेंगे? x4 को, तो बेसिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब टोटल बेसिक सॉल्यूशन कितने मिलेंगे? x1 को x2 के साथ लोगे, x1 को x3 के साथ, 2 हो गए। फिर x2 को x3 के साथ लेंगे, x2 को x4 के साथ लेंगे, ठीक है, तो 4 हो गए। फिर x3 को x4 के साथ लेंगे और x3 को, ये 5 हो गए, और एक तो आपको मिल ही नहीं रहा। तो टोटल नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन कितने हो गए? 5। ठीक है, 5। अब इनमें से डिजेनरेट कितने होंगे? डिजेनरेट x1 के साथ जब आप लिखोगे, किसके साथ? x1 के साथ, तो इसका रेशियो b के रेशियो के सेम आ रहा है। तो x1 का जब x2 के साथ करोगे तो x2 0 बनेगा, तो डिजेनरेट मिल गया। x1 को x3 के साथ लिखोगे तो x3 0 हो गया, तो डिजेनरेट मिल गया। x1 को x4 के साथ कर रहे हो तो आपको सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा, बेसिक सॉल्यूशन कोई सा भी नहीं मिल रहा। तो 2 डिजेनरेट मिल गया आपको, जब अपन कौन सा ले रहे हैं? x1 वाला कॉलम, ठीक है। साथ में b के एज इट इज रेशियो x4 का भी तो है, तो x4 को भी लोगे आप। x4 को जब मैं लूंगा किसके साथ? x2 के साथ, तो एक डिजेनरेट। x4 को जब मैं किसके साथ लूंगा? x3 के साथ, तो 2, तो 2 ये हो गए, तो 2 + 2 4, तो 4 डिजेनरेट हो गए। तो 4 अगर डिजेनरेट सॉल्यूशन है तो नॉन डिजेनरेट कितने हुए? 5 - 4 = 1। तो एक यहां पर क्या आ गया आपका? नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशन। बाकी यहां पर 4 आपके क्या बनेंगे? डिजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन। तो इस तरह आप देख सकते हो, क्योंकि x1 को आप x2 के साथ ले सकते हो, x1 को x3 के साथ ले सकते हो, x4 वाला तो मिलेगा ही नहीं आपको, क्योंकि वहां तो बेसिक सॉल्यूशन ही नहीं बन रहा है।
दूसरे में x4 का 1:2 रेशियो है, तो इसको आप x3 के साथ ले सकते हो, इसको आप x2 के साथ ले सकते हो, और इन दोनों का रेशियो तो सेम है तो यह मिलेगा नहीं। तो 2 इधर और 2 इधर, यानी कि टोटल कितने, 4 डिजनरेट सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। तो टोटल 5 मिल रहे थे, उनमें से 4 डिजनरेट है, तो नॉन डिजनरेट कितने बच गए, 1 सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप यहां पर चेक कर सकते हैं काउंटिंग कि नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस आपके कितने होंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है, क्योंकि एग्जाम के अंदर इस टाइप का रिजल्ट आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिक सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी। इसके बाद अपन अब वापस आते हैं अपने, या एक नया टॉपिक अपन अब शुरू करने वाले हैं, सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, तो सिंप्लेक्स मेथड अपन शुरू करेंगे। सबसे पहले सिंप्लेक्स मेथड का इंट्रोडक्शन, उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स अपन करेंगे। सिंप्लेक्स मेथड, सिंप्लेक्स मेथड, और इसमें सबसे पहले है इन्वेंटेड बाई, इन्वेंटेड बाई जॉर्ज डेंटजिग, इन्वेंटेड बाई जॉर्ज डेंटजिग इन 1951। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि जो सिंप्लेक्स मेथड है या सिंप्लेक्स जो एल्गोरिदम है वो किसने इन्वेंट की। तो इसका जो आपका जवाब है जॉर्ज डेंटजिग, जॉर्ज बी डेंटजिग। और कब इसका इन्वेंशन हुआ, 1951 के अंदर। ठीक है, 1951 के अंदर। नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स, decision variables are greater than or equal to 2, then we can apply it to solve LPP। ठीक है, अगर किसी भी LPP में नंबर ऑफ वेरिएबल्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल है। अब कितने वेरिएबल हो, 2 से ज्यादा, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो। ठीक है, आप देख रहे थे कि जैसे ग्राफिकल मेथड था, ग्राफिकल मेथड की अपनी लिमिटेशन है कि 2 वेरिएबल से ज्यादा जैसे ही होता है तो फिर उसको सोल्व करने में दिक्कत आती है। 3 वेरिएबल्स तक भी आप ये कह सकते हो कि ग्राफिकल मेथड से सोल्व किया जा सकता है, लेकिन 3 वेरिएबल्स का सॉल्यूशन भी फिर आप कंप्यूटर के अंदर अगर लाइंस वगैरह ड्रॉ करें 3 डायमेंशन के अंदर तभी वो पॉसिबल है। तो 3D में भी आप मान लेते हैं, लेकिन 3D से ऊपर तो कुछ होता ही नहीं, क्योंकि जो पूरी सारी दुनिया जो बसी हुई है वो किसके अंदर बसी हुई है, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में। तो 3 डायमेंशन तक तो आप एक कल्पना कर सकते हो कि आप उस प्रॉब्लम को ग्राफिकल मेथड से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अब 4 डायमेंशन में जब आप जाते हो तो वहां पर क्या बनते हैं, ठीक है, 5 डायमेंशन में जाते हो तो क्या बनते हैं, ठीक है, तो वहां पर फिर वो ग्राफिकल मेथड काम नहीं करता। तो ग्राफिकल मेथड केवल कहां तक अप्लाई हो सकता है, 3 वेरिएबल्स तक। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रहे, ग्राफिकल मेथड को इन जनरल तो 2 वेरिएबल तक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अधिक से अधिक कितने वेरिएबल्स तक किया जा सकता है, 3 वेरिएबल्स तक। 3 वेरिएबल से ज्यादा अगर वेरिएबल हैं तो फिर वहां पर ग्राफिकल मेथड अप्लाई नहीं किया जा सकता किसी भी स्थिति में। अब यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2,
तो 2 है, तो 2 अगर वेरिएबल है तो ग्राफिकल मेथड तो लगा ही सकते हो, सिंप्लेक्स मेथड भी लगा सकते हो। 3 वेरिएबल है, सिंप्लेक्स मेथड भी लगा सकते हो, ग्राफिकल मेथड भी लगा सकते हो। लेकिन अगर 3 से ज्यादा है तब आप केवल सिंप्लेक्स मेथड वहां पर काम में ले सकते हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तीसरा जो इसका पॉइंट है, ठीक है, सिंप्लेक्स मेथड के अंदर ये क्या है, इसको एक जनरल मेथड भी बोलते हैं अपन। जनरल मेथड टू सोल्व एलपीपी। सिंप्लेक्स मेथड को अपन जनरल मेथड भी बोलते हैं, जनरल मेथड टू सोल्व एलपीपी। और इसको अपन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी बोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सोल्व एलपीपी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि 1951 के अंदर जॉर्ज डेंटजिग ने इसकी खोज की थी। नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स का मतलब है जो भी निर्धारक चर वहां पर आते हैं, x1 x2 जो भी आ रहे हैं, अगर उनकी संख्या 2 या 2 से ज्यादा है तो अपन सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है किसको सोल्व करने का, एलपीपी को। स्टेप का मतलब है चरणबद्ध। ठीक है, स्टेप का मतलब क्या है, चरणबद्ध। लेकिन एक फिक्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है कि अपन एलपीपी को अपन इससे क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। करते क्या इस मेथड में, इन दिस मेथड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन is obtained and updated। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस विधि में प्रारंभिक सुसंगत हल प्राप्त करते हैं तथा उसे उन्नत करते हैं। ठीक है, तो सिंप्लेक्स मेथड के अंदर क्या करते हैं अपन, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन अपन किसी भी तरह से प्राप्त करेंगे और फिर उस इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को अपन अपडेट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप अपडेट करेंगे और उसको किधर ले जाएंगे अपन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ, अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वहां पर पॉसिबिलिटी और भी हो सकती है कि वहां सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये भी हो सकता है कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। वो डिफरेंट जो भी पॉसिबिलिटी है वो सिंप्लेक्स मेथड से किस तरह से अपन डिसाइड करेंगे, ये भी अपना डिस्कशन का जो विषय है वो रहेगा। इसके बाद जो आता है इसमें वेक्टर्स, जो कुछ आ रहे हैं इंपॉर्टेंट वेक्टर्स या एसोसिएटेड वेक्टर्स। संलग्न सदिश। ठीक है, तो कुछ वेक्टर्स अपन यहां पर काम में लेंगे, सदिश, और चाहे तो ये भी लिख सकता हूं एंड मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिक्स। तो कुछ एक वेक्टर्स अपन यहां पर काम में लेंगे सिंप्लेक्स मेथड को समझने के लिए। ठीक है, वेक्टर्स अपन किसको कहते हैं, मैट्रिक्स को, जिसमें या तो एक सिंगल कॉलम आपको दे रखा है या फिर सिंगल आपको क्या दे रखा है, रो दे रखा है। एक ही रो है या तो, ठीक है, रो, या फिर एक ही क्या है, कॉलम है, तब अपन उसको क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से वेक्टर यहां पर एसोसिएट है या कौन कौन सी मैट्रिसेज यहां पर एसोसिएटेड है सिंप्लेक्स मेथड से, उनको अपन क्या नाम देंगे। तो ये मैं पहले भी आपको एक एलपीपी के द्वारा बता चुका हूं, एक बार फिर से मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। कोई भी एलपीपी है उसको अपन इस तरह से लिखते हैं, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ जेड इक्वल टू C1x1 प्लस C2x2 प्लस Cnxn। सब्जेक्ट टू कंडीशंस अपन लिखते हैं A11x1 प्लस A12x2 प्लस A1nxn लेस देन इक्वल टू हो सकता है और इक्वल टू हो सकता है और ग्रेटर देन इक्वल टू किसके हो सकता है, B1 के।
A21 x1 प्लस A22 x2 प्लस A2n xn लेस देन इक्वल टू हो सकता है और इक्वल टू हो सकता है और ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होगा, B2 के, एंड सो ऑन। और इसी तरह से mth रो में ले रहा हूँ AM1 x1 प्लस AM2 x2 प्लस AMN xn लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होगा, BM के, एंड x1 इस तरह से लिख दिया मैंने, एंड ऑल xj विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वेयर j इक्वल टू 1 to up to n, j इक्वल टू 1 to up to n। तो ये कोई भी LPP है उसको अपन इस तरह से लिखते हैं। इस LPP के अंदर कुछ मैट्रिसेज हैं जो आप काम में लेते हैं और उनको अलग अलग अपन नाम देते हैं। तो इन मैट्रिसेज का बेहद इंपॉर्टेंट रोल यहां पर रहेगा सिंप्लेक्स मेथड के अंदर। सिंप्लेक्स मेथड का क्वेश्चन आपको किस तरह से पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिंप्लेक्स मेथड एक क्या है कि लेंदी मेथड है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह का बन सकता है उस पर अपना फोकस यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ छोटे छोटे जो भी पॉइंट लिख रहे हैं, हर पॉइंट अपने आप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा सकता है कि सिंप्लेक्स मेथड का इन्वेंटर कौन है, किसने खोज की थी। आपसे पूछा जा सकता है कि कब खोज की थी। आपसे पूछा जा सकता है कि स्टेप बाय स्टेप मेथड कौन सा है, उसमें कुछ ऑप्शंस दे सकते हैं, तो सिंप्लेक्स मेथड है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सिंप्लेक्स मेथड में क्या करते हैं, तो आपसे कहा जा सकता है कि बेसिक्स किसी फिजिबल सॉल्यूशन को उन्नत करते हैं या बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को उन्नत करते हैं या किसको कर रहे हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से जो भी मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं, हर एक पॉइंट अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो यहाँ अब इससे एसोसिएटेड जो वेक्टर्स हैं उनके नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब कौन कौन से वेक्टर हैं वो आप देखिए। सबसे पहले मैंने लिखा सी वेक्टर बनेगा आपका मैट्रिक्स C1 C2 अप टू Cn, और इसे अपन बोलते हैं प्राइस वेक्टर। क्या बोलेंगे यहाँ पर, प्राइस वेक्टर, ठीक है। अब ये कॉस्ट हो सकते हैं, ठीक है, प्रॉफिट के पैरामीटर वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अपन बोलते हैं प्राइस वेक्टर, मूल्य सदिश, प्राइस वेक्टर। एक अपना क्या बनता है यहाँ पर देखो, बी इक्वल टू आप इस तरह से ले सकते हैं B1 B2 अप टू BM, और इसे अपन बोलते हैं रिक्वायरमेंट वेक्टर, रिक्वायरमेंट या डिमांड वेक्टर, आवश्यकता सदिश। ठीक है, डिमांड वेक्टर। एक अपन काम में लेते हैं कैपिटल X इक्वल टू x1 x2 अप टू xn, x1 x2 अप टू xn, और इसको अपन क्या बोलते हैं, डिसीजन वेक्टर, यानी कि निर्धारण सदिश, ठीक है। तो x हो गया। इसके अलावा और देखो आप, हाँ, एक मैट्रिक्स अपन बनाते हैं, देखो ए मैट्रिक्स इस तरह से। अब इसको मैं वेक्टर नहीं बोल सकता, ये मैट्रिक्स है। A11 A12 अप टू A1n, A21 A22 अप टू A2n, एंड सो ऑन AM1 AM2 AM, ये एक मैट्रिक्स मैंने बना दी। इसे अपन बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको, मैट्रिक्स A इज कॉल्ड कोफिशिएंट मैट्रिक्स, गुणांक मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। गुणांक मैट्रिक्स इसको अपन बोलते हैं। अब इसमें देखो आप, इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं, यहां से अपन कुछ वेक्टर बनाएंगे, वेक्टर जनरेट करेंगे, जो आगे अपनी जो भी सिंप्लेक्स मेथड की थ्योरी होगी उसमें काफी इंपॉर्टेंट है। पहला जो कॉलम है इस मैट्रिक्स का, इसको मैं लिखूंगा α1 से। किससे लिखूंगा, α1 से। इस मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम को मैं किससे लिखूंगा,
अल्फा 2 से, एंड सो ऑन। इसका जो लास्ट वाला कॉलम है वो क्या बन गया, अल्फा n, क्योंकि 1 2 अप टू कहां तक जा रहा है, n तक, अल्फा n। ठीक है, तो अल्फा 1 जब मैं लिख रहा हूं तो अल्फा 1 क्या है, a11 a21 am1 पहला कॉलम। ठीक है, अल्फा 2 दूसरा कॉलम, अल्फा n nth कॉलम। तो यहां से मैं एक कॉलम डिफाइन कर सकता हूं। देखो, अगर मुझे jth कॉलम डिफाइन करना है तो jth कॉलम यहां पर क्या बनेगा बताओ, jth कॉलम अल्फा j से मैं डिनोट करूंगा jth कॉलम को। तो अल्फा j इक्वल टू क्या होगा, a1j a2j अप टू amj, अप टू amj। ठीक है, ये कौन सा कॉलम बनेगा इस मैट्रिक्स का, jth कॉलम। ठीक है, जैसे पहला कॉलम a11 a21 am1, दूसरा a12 a22 am2, तो j वाला a1j a2j amj, तो ये jth कॉलम बन रहा है। ठीक है, तो jth कॉलम जो यहां पर बन रहा है इसे बोलते हैं अपन एक्टिविटी वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको, एक्टिविटी वेक्टर, वेक्टर सक्रियता सदिश, सक्रियता सदिश। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी वेक्टर है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब सिंप्लेक्स मेथड में टेबल्स वगैरह बनती हैं तो उसमें कौन सा वेक्टर बाहर जाएगा, कौन सा एक्टिविटी वेक्टर अंदर आएगा, वो डिपेंड करता है वहां पर। तो एक्टिविटी वेक्टर को अपन क्या लेते हैं, अपन जो भी कोफिशिएंट मैट्रिक्स अपनी है उसके लिए हमने क्या बना दिए, कॉलम्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n। तो अल्फा j मैं इस तरह से लिख सकता हूं। तो ये सारे कॉलम अपने आप में क्या कहलाते हैं, एक्टिविटी वेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, एक्टिविटी वेक्टर। तो ये तो किसी भी एलपीएसपी से एसोसिएटेड कुछ एक वेक्टर्स जो अपन काम में लेते हैं। इसके बाद और अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी क्या होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी। तो किसी भी एलपीपी का स्टैंडर्ड फॉर्म अपन किस तरह से लिखेंगे, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मैं एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूं एलपीपी का। एलपीपी किसी भी एलपीपी का मानक रूप, मानक रूप, रेखिक प्रोग्रामन समस्या का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले मैं एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म को, ठीक है, क्यों अपन इस स्टैंडर्ड फॉर्म कह रहे हैं इसको, और किसी भी एलपीपी को इस फॉर्म में अपन किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए मैं ये लिख रहा हूं, मैक्सिमाइजेशन मैक्सिमम ऑफ z इक्वल टू c1x1 प्लस c2x2 प्लस एंड सो ऑन cnxn। मैक्सिमम ऑफ z इक्वल टू, ये तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सब्जेक्ट टू कंडीशंस अगर मैं लिखूं a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a1n xn इक्वल टू b1, a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a2n xn इक्वल टू b2 एंड सो ऑन am1 x1 प्लस am2 x2 प्लस amn xn और इक्वल टू bm एंड x1 x2, ठीक है, या इसी तरह लिख देता हूं, एंड xj आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वेयर j इक्वल टू 1 to up to n, 1 to up to। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है ये किसी भी एलपीपी का। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या ध्यान रखना है, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। ठीक है, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, कौन कौन से पॉइंट आपको ध्यान रखने। ठीक है, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। सबसे पहला ये है कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है आपका, ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी कि उद्देश्य फलन, उद्देश्य फलन वो किसका होना चाहिए, मैक्सिमाइजेशन का।
मैक्सिमाइजेशन, अधिकतमीकरण। ठीक है, सबसे पहला स्टैंडर्ड फॉर्म, किसी भी एलपीपी का स्टैंडर्ड फॉर्म अपन किसको कहेंगे, अगर उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आप किसी भी एलपीपी को लिखोगे तो उसके लिए एलपीपी का ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का होना चाहिए। ठीक है, अधिकतमीकरण का होना चाहिए। जैसे यहां पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा किसका है, मैक्सिमाइजेशन का। ठीक है, पहली चीज। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, all restrictions must be in form of equations other than non-negative restrictions, अदर देन नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। इसका मतलब क्या है, जितने भी व्यवरोध हैं, व्यवरोध किस में होने चाहिए, समीकरणों के रूप में होने चाहिए, समीकरणों के रूप में। लेकिन यह भी दे रखा है किसके अलावा, ऋणोत्तर प्रतिबंधों के अलावा, ऋणोत्तर प्रतिबंधों के अलावा। ठीक है, तो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस जो यहां पर आ रहे हैं ये वाले, कि x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, xn ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये तो इसी तरह से रहेंगे। लेकिन इनके अलावा जो भी सब्जेक्टिव कंडीशंस आ रही हैं आपके पास, वो सारे किस में होने चाहिए, इक्वेशंस में होने चाहिए। ठीक है, जैसे यहां पर देखो आप, सब में इक्वल लिखा हुआ है, अगर लेस देन इक्वल टू होता या ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो अपन उसको क्या करते, फिर इक्वेशंस में कन्वर्ट करते। वो अपन कैसे करते हैं वो भी अभी अपन आपको बताएंगे। ठीक है, तो जितने भी रेस्ट्रिक्शंस यहां पर आ रहे हैं नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस के अलावा, वो सारे क्या होने चाहिए, इक्वेशंस में होने चाहिए। किस फॉर्म में होने चाहिए, समीकरणों के रूप में होने चाहिए, इक्वेशंस की फॉर्म में होने चाहिए। और तीसरा जो पॉइंट है इसमें, तीसरा पॉइंट, कंपोनेंट्स ऑफ रिक्वायरमेंट वेक्टर मस्ट बी पॉजिटिव, यानी कि जो आपका आवश्यकता सदिश है, सदिश के घटक धनात्मक होने चाहिए। ठीक है, तो जो भी आपका रिक्वायरमेंट वेक्टर होगा, आवश्यकता सदिश यानी कि बी, तो बी के घटक कौन कौन से हैं, b1, b2, bm, ये सारे इसके कंपोनेंट हैं। ये सारे पॉजिटिव होने चाहिए, धनात्मक होने चाहिए। ठीक है, अगर धनात्मक नहीं है तो फिर अपन इसको क्या करते हैं, धनात्मक बनाते हैं। और लास्ट जो पार्ट है, लास्ट पार्ट, जो भी वेरिएबल्स काम में आएंगे यहां पर, डिसीजन वेरिएबल्स जो भी अपने होंगे, डिसीजन वेरिएबल्स, जितने भी डिसीजन वेरिएबल्स हैं वो सारे क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। जितने भी निर्धारक चर होंगे, x1, x2, x3, जो भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं अपनी एलपीपी के अंदर, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। तो ये अगर चार चीजें किसी भी एलपीपी में हैं तो अपन फिर उसको कहते हैं कि वो किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, मैक्सिमाइजेशन में उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। सब्जेक्ट टू कंडीशंस जो भी यहां पर आ रही है वो सारी इक्वलिटी में होने चाहिए, नहीं है तो कन्वर्ट करोगे केवल। और किसके अलावा, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस के अलावा। जितने भी बी यहां पर आ रहे हैं, b1, b2, bm, ये सारे पॉजिटिव होने चाहिए, नहीं है तो बना लोगे माइनस से मल्टीप्लाई करके। और जो भी डिसीजन वेरिएबल्स आप काम में लोगे, x1, x2, x3, x4, ये सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। तब अपन एलपीपी को क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कहते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है, वो आप नोट डालकर लिख लीजिए। कैसे आप बनाओगे नोट,
सपोज ये प्रॉब्लम आपको दे दी, जैसे सबसे पहली चीज क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइजेशन का होना चाहिए। अगर मैक्सिमाइजेशन का नहीं है तो फिर बनाना पड़ेगा, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का होगा या फिर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन का होगा। अगर आपको ये दे दिया सपोज मिनिमम ऑफ जेड इक्वल टू c1x1 प्लस c2x2 और प्लस cnxn, सपोज आपको ये दे दिया, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको अपने को मैक्सिमाइजेशन में क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देंगे अपन। इसको क्या करेंगे, इसको मैं लिखूंगा मैक्सिमाइजेशन ऑफ माइनस जेड इक्वल टू हो जाएगा माइनस c1x1 माइनस c2x2 एंड सो ऑन माइनस cnxn। और इसको मैं ये भी लिख सकता हूं मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेड डैश इक्वल टू माइनस c1x1 माइनस c2x2 एंड माइनस cnxn वेयर जेड डैश इक्वल टू किसके है, माइनस जेड के। यानी कि जो प्रॉब्लम आपकी मिनिमाइजेशन की थी उस प्रॉब्लम को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, मैक्सिमाइजेशन में। तो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम को जब भी आपको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो माइनस से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम किस में कन्वर्ट हो गई, मैक्सिमाइजेशन में। पहली चीज, ठीक है, पहली चीज। दूसरा पॉइंट ये है आपका, दूसरा पॉइंट, सपोज आपको जो रेस्ट्रिक्शंस दे रखे हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशंस दे रखी हैं, या व्यवरोध कहें या प्रतिबंध कहें, जो भी आपको दे रखे हैं, अगर वो इक्वेशंस की फॉर्म में नहीं है तो अपन उसको इक्वेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो सपोज ये दिया हुआ है आपको, एक मैं कंडीशन लिख देता हूं, सपोज a1x1 प्लस a2x2 और प्लस सपोज an(xn) और सपोज लेस देन और इक्वल टू b1 दिया हुआ है आपको। सपोज इस तरह का दे रखा है आपको, तो इसको अपन इक्वेशन में कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इधर कुछ क्वांटिटी ऐड करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि इधर वाला जो क्वांटिटी वो क्या है, लेस देन है किससे, b1 से। तो इधर कोई ना कोई क्वांटिटी मुझे क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं a1x1 प्लस a2x2 प्लस an(xn) और प्लस मैंने क्या कर दिया xn+1 और इक्वल टू b1। तो जितनी मुझे जरूरत थी, जितना यहां पर कम पड़ रहा था, उतना मैंने क्या ले लिया, xn+1, एक वेरिएबल और मैंने ऐड कर दिया। तो यहां पर जो ये वेरिएबल मैंने ऐड किया, इस वेरिएबल को हम बोलते हैं स्लैक वेरिएबल। क्या बोलते हैं, स्लैक वेरिएबल, न्यूनता पूरक चर, न्यूनता पूरक चर, ये कहलाता है स्लैक वेरिएबल, ठीक है। यानी कि जो लेस देन इक्वल टू की जो इनइक्वलिटी है उसको इक्वलिटी में बदल रहा है, यानी कि जो लेस देन का मतलब है न्यूनतम, तो न्यूनता को किस में बदल रहा है, ये इक्वलिटी में, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, न्यूनता पूरक चर, यानी कि स्लैक वेरिएबल। और एक चीज ध्यान रहे, ये जो स्लैक वेरिएबल है xn+1 हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। सपोज यहाँ इक्वलिटी आ रही है तब तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, अगर ये छोटा है तो कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी, तभी तो उसके बराबर होगा। यानी कि जो स्लैक वेरिएबल यहां पर मैंने काम में लिया वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ये तो स्लैक वेरिएबल। इसी तरह से इसका, ये तो मैंने फर्स्ट पार्ट लिख दिया, इसी का सेकंड पार्ट देखो, मैं इस तरह से ले रहा हूं, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाला। तो सेकंड पार्ट में इसका लूं, सेकंड, दूसरे का सेकंड पार्ट। सपोज आपको ये दिया होता a1x1 प्लस a2x2 प्लस an(xn) और सपोज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके दे रखा है आपको, b1 के, मान लेते हैं ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां तो लेस देन इक्वल टू था, तो लेस देन इक्वल टू था तो इसको इसके बराबर करने के लिए इधर मुझे कुछ ऐड करना पड़ा था, लेकिन अब इधर वाला जो नंबर है ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इसके बराबर लाने के लिए इधर से कुछ मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यानी कि मैं इसको ये लिख सकता हूं, इंप्लाइज a1x1 प्लस a2x2 प्लस an(xn) और माइनस मैंने क्या कर दिया अब xn+1 और इक्वल टू किसके आ गया, b1 के। यानी कि जो इनइक्वलिटी थी उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, इक्वेशन में। उसके लिए मुझे इधर से एक वेरिएबल घटाना पड़ा है।
अब जिस वेरिएबल को मैंने सब्ट्रैक्ट किया है यहां पर ये वेरिएबल क्या कहलाएगा? सरप्लस वेरिएबल। सरप्लस वेरिएबल, और इसे बोलते हैं आधिक्य पूरक चर। आधिक्य पूरक चर, सरप्लस वेरिएबल, आधिक्य पूरक चर। ठीक है, यानी कि जो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है उसको इक्वलिटी में बदले उसको तो सरप्लस वेरिएबल कहेंगे, लेस देन इक्वल टू साइन को इक्वलिटी में बदले उसको क्या कहेंगे? न्यूनता पूरक। और यहां पर जो ये वेरिएबल आ रहा है xn+1, ये भी क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि जो भी वैल्यू यहां से आप सब्ट्रैक्ट करोगे वो वैल्यू तो पॉजिटिव होगी ना, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसको। भाई सपोज इसको आपने 2 लिया, 1 लिया, जितना कम पड़ रहा था उतना आप लिखोगे इधर, जितना आपको इधर ज्यादा था उतना घटाओगे, तो माइनस तो बाहर लगा हुआ है। ये वेरिएबल हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से आपको ध्यान रहे, आपसे पूछा जा सकता है कि किसी भी एलपीपी को या जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको इक्वलिटीज में बदलने के लिए कौन से वेरिएबल्स अपन काम में लेते हैं? तो 2 तरह के वेरिएबल्स हैं, एक तो स्लैक वेरिएबल, दूसरा सरप्लस वेरिएबल अपन काम में लेते हैं। और साथ ही दोनों ही वेरिएबल्स क्या होंगे? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होंगे, यानी दोनों वेरिएबल्स नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास ये आ गया। तो 2 चीजें मैंने बता दिया आपको कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन में होना चाहिए, अगर नहीं है तो माइनस से पूरे को मल्टीप्लाई करके किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? मैक्सिमाइजेशन में। दूसरा पॉइंट ये है कि जितने भी इनइक्वलिटीज आ रही हैं कंस्ट्रेंट्स में वो सारी क्या होनी चाहिए? इक्वेशंस की फॉर्म में होनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप उसको किस तरह से इक्वेशन बना सकते हो? स्लैक वेरिएबल काम में लोगे या फिर सरप्लस वेरिएबल काम में लोगे, दी गई इनइक्वलिटीज को क्या बना देंगे अपन? इक्वेशन बना देंगे। सेकंड चीज हो गई। थर्ड इसमें क्या है? रिक्वायरमेंट वेक्टर अगर आपके पास है उसके जो कंपोनेंट्स है वो क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, जैसे नेक्स्ट तीसरा जो पॉइंट है इसका, नंबर 3 तीसरा पॉइंट ये हो सकता है आपका, सपोज ये दे रखा है आपको a1x1 प्लस a2x2 और इक्वल टू सपोज आपको दे दिया -6, इक्वल टू -6। यानी कि अब आपका जो यहां पर b1 आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, तो इसको आपको क्या बनाना पड़ेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -a1x1 -a2x2 और इक्वल टू 6। तो यहां पर जो भी रिक्वायरमेंट वेक्टर के कंपोनेंट्स आएंगे वो हमेशा क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। अगर पॉजिटिव नहीं है तो उनको अपन पॉजिटिव बना सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट वेक्टर वाला हो गया। चौथा पॉइंट है डिसीजन वेरिएबल्स का। ठीक है, कि जितने भी डिसीजन वेरिएबल्स हैं वो सारे क्या होने चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। आपको कई बार ऐसा होगा कि जो एलपीपी है उसके साथ में कंस्टेंट फॉर्म में आपको अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल आपको दे देगा, अप्रतिबंधित चर। ठीक है, यानी कि अगर आपको ये लिख दिया कि x1 और x2 तो सपोज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एंड ये लिख दिया कि x3 इज अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन, यानी कि x3 चिन्ह में अप्रतिबंधित है। अप्रतिबंधित चर है, यानी x3 पर कंडीशन नहीं दी आपने, इसने क्वेश्चन में आपको x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं दिया हुआ है। उस केस में आप क्या करोगे? इन दिस केस आप क्या करोगे? x3 की जगह x3 को एक नए फॉर्म में लिख दोगे, x3 डैश और माइनस x3 डबल डैश, वेयर x3 डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x3 डैश डबल डैश भी क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जो आपकी एलपीपी है वो क्या बन गई? x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। x3 को हटा दिया आपने, x3 की जगह क्या लिख दिया? x3 डैश माइनस x3 डबल डैश, और फिर इसमें x3 डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, x3 डबल डैश भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। यानी कि अगर कोई भी वेरिएबल आपको अनरेस्ट्रिक्टेड दिया हुआ है उस वेरिएबल को हमेशा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वेरिएबल्स के डिफरेंस की फॉर्म में लिखोगे आप, और वो जो अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है उसको वहां से पूरे को हटा दोगे।
ठीक है, तो अब ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल गए, यानी कि जितने भी वेरिएबल अब आपके पास आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो ये तरीका होता है कि कोई भी एलपीपी अगर आपको दे रखी है तो उसको आप किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल इसका आप लिखो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आप किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल लिखो एक, हाँ, तो क्वेश्चन, राइट स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एलपीपी, ऑफ द फॉलोइंग एलपीपी। तो एक एलपीपी आपको दे रखी है, मिनिमम ऑफ जेड, मिनिमम ऑफ जेड इक्वल टू 5x1 प्लस 2x2, सब्जेक्ट टू कंडीशंस दे रखे हैं 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 4, 2x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू -3 एंड x1 x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x1 x2 आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। इसको अपने को किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह से आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे वो देखिए। सबसे पहला काम, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका क्या होना चाहिए मैक्सिमाइजेशन में, तो मैं इसको क्या करूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये बन जाएगा आपका मैक्सिमम ऑफ जेड डेस इक्वल टू -5x1 और -2x2, और यहां पर क्या लिया है मैंने, वेयर जेड डेस इक्वल टू किसके, माइनस जेड के, जेड डेस इक्वल टू माइनस ऑफ जेड। ठीक है, तो मैक्सिमम ऑफ, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई किया तो मिनिमम ऑफ माइनस जेड क्या बन गया, मैक्सिमम ऑफ जेड डेस, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया तो -5x1 और -2x2। सब्जेक्ट टू कंडीशंस, सब्जेक्ट टू कंडीशन, दूसरे नंबर पर क्या करना है आपको, जितने भी बी आपके आ रहे हैं वो सारे पॉजिटिव होने चाहिए, नहीं है तो बना लोगे। जैसे यहाँ पर 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है, तो इसको सबसे पहले पॉजिटिव बनाओगे। तो क्या बना देखो, 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 4, 2x1 प्लस x2 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और इसको मैं पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो -x1 -2x2 और ग्रेटर देन इक्वल टू किसके हो गया, 3 के, क्योंकि जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे अपोजिट साइन से, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन भी चेंज हो जाता है, लेस देन इक्वल टू किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू में। एंड क्या है, x1 x2 आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बना। ठीक है, अभी इसको और अपन आगे बढ़ाएंगे। नाउ अब क्या करना है आपको, जितने भी रेस्ट्रिक्शन है, तो रेस्ट्रिक्शन, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस के अलावा 3 रेस्ट्रिक्शन है, तीनों इक्वलिटी आनी चाहिए, तीनों में इक्वल टू का साइन आना चाहिए। तो इनइक्वलिटीज को अपन इक्वलिटीज में बदलेंगे, उसके लिए 2 तरह के वेरिएबल काम में आ रहे हैं। लेस देन इक्वल टू की है इनइक्वलिटी, तब तो स्लैक वेरिएबल काम में लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो सरप्लस वेरिएबल अपन काम में लेंगे। तो क्या बन जाएगा देखो, नाउ ये बन रहा है मैक्सिमम ऑफ जेड डेस इक्वल टू -5x1 -2x2, सब्जेक्ट टू कंडीशंस, सब्जेक्ट टू कंडीशंस 3x1 और प्लस x2 इक्वल टू किसके लिख दिया मैंने, 4 के, इक्वल टू 4। ये तो ऑलरेडी इक्वल की फॉर्म में
इसलिए इसमें तो कोई चेंज किया नहीं मैंने। अब इसमें देखो आप 2x1 और प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो एक वेरिएबल मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जिसको अपन क्या कहते हैं, सरप्लस। तो माइनस x3 में कर देता हूं, माइनस x3 जब किया तो इक्वल टू किसके आ गया, 3 के। नेक्स्ट में आऊं मैं तो माइनस x1 माइनस 2x2 और फिर से यहां पर एक वेरिएबल मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसको अब मैं x3 काम में ले चुका तो x4 ले लेता हूं, तो माइनस मैंने क्या कर दिया x4 और इक्वल टू किसके आ गया, 3 के। एंड यहां पर x1 x2 x3 x4 ये सारे वेरिएबल्स कैसे होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि x1 x2 तो है ही, और स्लैक और सरप्लस वेरिएबल हमेशा क्या होते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसको ये मेरा क्या बन गया, स्टैंडर्ड फॉर्म। मैक्सिमाइजेशन में सारे बी पॉजिटिव हैं, ठीक है, सारी क्या आ रही है मेरे पास, इक्वेशंस आ रही है, और जितने भी नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस में डिसीजन वेरिएबल्स आ रहे हैं वो सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहे हैं। इसको चाहे तो आप ये भी लिख सकते हो, जैसे x1 x2 में है, इसमें x3 x4 नहीं है तो 0 x3 कर सकते हो आप, और प्लस 0 x4 कर सकते हो। इसमें x4 नहीं है तो 0 x4 कर सकते हो, इसमें x3 नहीं है तो 0 x3 कर सकते हो। तो ये आपका फाइनल स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया दी गई एलपीपी का। तो इस तरह से अगर कोई भी आपको एलपीपी दे रखी है, सिंप्लेक्स मेथड लगाने से पहले उस एलपीपी को हमें क्या करना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या किया है, कन्वर्ट कर दिया है। इससे आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी आप एक बार इसको अच्छे से देखें कि स्टैंडर्ड फॉर्म अपन किस तरह से लिख रहे हैं।